जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कि पीटीआई ने बाकायदा निशानदेही की कि कोरम पूरा नहीं है, इसलिए इजलास नहीं होना चाहिए, मगर उसके बावजूद इजलास हुआ, फैसला भी सामने आया। क्या मामला हुआ? नहीं, देखिए, कोरम वाली बात उनकी गलत है। और क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जहां ये दिया गया है बेंचेस के बनने का, वहां ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई वैकेंसी है या कोई एब्सेंट है तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। तो ये उनको प्रोविजन पढ़ के उनको सुना दी गई और उसके ऊपर भी जो है वो इवन जस्टिस मुनीब साहब आल्सो एग्रीड टू दैट कि भाई ये मीटिंग इनवैलिड नहीं है। तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने इत्तफाक कर लिया तो क्या पीटीआई के रहनुमाओं ने भी इत्तफाक कर लिया? नहीं, उन्होंने नहीं इत्तफाक किया। जो बाकी मैंने कहा जजेस हैं तो उनका जो मेंबर्स थे मेजॉरिटी ने जो है वो इससे जो है वो इत्तफाक नहीं किया और उनको प्रोविजन पढ़ के सुनाई है कि भाई ये प्रोविजन कहती है कि अगर कोई वैकेंसी है या एब्सेंट है मेंबर तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होती। पहले वाले कमीशन में भी ये मौजूद थी प्रोविजन। तो फिर बताइएगा कि 7-5 से फैसला हुआ, जो 5 हैं, दूसरी तरफ उसमें चीफ जस्टिस आया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, पीटीआई से उमर अयूब साहब, इसके अलावा शिबली फराज साहब, तो किस बात पर बुनियादी इख्तिलाफ था उनका? नहीं, उनका ख्याल ये था कि भाई तमाम फुल कोर्ट को 16 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर होना चाहिए एंड टू बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये उनका ख्याल था, ख्याल है चीफ जस्टिस साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब साहब का और अपोजिशन के जो लोग हैं उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब। और आप लोगों की क्या राय थी? बात असल में यह है कि अगर आप फुल कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देना है तो फिर तो मेरे ख्याल में सारी अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी थी और असल में ये जो है वो बाकी पॉइंट उसका ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 ने इससे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है उस पर 3 जजेस की कंसिडरेशन हो चुकी थी। उसके बाद के तमाम जो सीनियर जजेस हैं उनकी बुनियाद पर इक्वली तमाम प्रोविंस से जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लिया गया। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और आयशा, अगर आप प्रोविंस वाइज देखें तो यही जजेस हैं जो सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर हैं, जो 7 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए। मगर क्या इस बात पर इख्तिलाफ हुआ कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनमें से भी कोई होना चाहिए इस बेंच में? नहीं, वो तो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इट इज नॉट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और हैविंग ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम फॉर देयर इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, लेकिन ये है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 16 जजेस पूरे होने चाहिए उसमें, पर्टिकुलरली जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की बात नहीं थी। वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका तमाम 16 जजेस की बेंच बनाने का था। मगर जब ये बात नहीं मानी गई तो क्या इसके अलावा उनका कोई इख्तिलाफ नहीं था कि कौन जजेस होने चाहिए, कौन इसमें नहीं होने चाहिए, जब आप एक बेंच बनाने जा रहे हैं आईनी? नहीं, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है और क्योंकि सीनियर मोस्ट जो है वो अमीनुद्दीन साहब हैं तो वो ही विल हेड दी बेंच, बाकी जो जजेस हैं वो उसके मेंबर होंगे बेंच। तो आपका जो स्टेटमेंट आया कि अराकीन नामजद हुए, बेंच नहीं बना, इससे आपकी क्या मुराद है? वो ये है कि देखिए, ये जो कमीशन का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए जजेस की नॉमिनेशन है। जो बेंच बनाना हेयरिंग की, जो उसमें आपने देखा है कि लिखा हुआ है ना कि 5 मेंबर्स बेंच मिनिमम होगी, जो ये केसेस सुनेगी 184(3) के और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के और दूसरे अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट डिसीजंस अंडर आर्टिकल 199। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जुरिसडिक्शन होगी, वो सुनेंगे। लेकिन वो बेंच बनाने का काम जो है वो फर्ज किया आज तो हमने 7 जजेस किए हैं, कल 12-13 जजेस हो सकते हैं। इसमें जजेस इंक्रीज, मेरे अपने जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तो 2 महीने के लिए किया है, उसके बाद आपको और जजेस भी नॉमिनेट करने पड़ेंगे। तो इन जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील का काम वो कमेटी करेगी, जिसमें सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड 2 अदर जजेस, 3 जजेस की कमेटी जो है वो बेंचेस तश्कील देगी।
जैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में चीफ जस्टिस एंड सीनियर प्यूनी जज और तीसरा जज जो है जो अभी नई अमेंडमेंट के तहत वो भी सीनियर जज ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया है, वो बेंचेस तश्कील देंगे सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील जो है वो सीनियर जज एंड 2 अदर सीनियर जजेस देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अपने बेंच बनेंगे उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब मौजूद होंगे, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ उस कमेटी में जो कि बेंचेस बनाएगी। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बनाएंगे, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान दोनों तरफ मौजूद होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी कि एक ताकतवर तरीन जज जो है इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन बन गए। और ये बताएगा कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो फुल कोर्ट ने दिया, तो अगर उसका रिव्यू, क्योंकि हुकूमत कहती है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी, तो क्या वो 7 रुकनी बेंच सुनेगा या इसमें से कोई सुनेगा? फुल कोर्ट का फैसला दिया हुआ। अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही है, वही सुनेगा। यानी फुल कोर्ट का फैसला कोई मैक्सिमम क्या 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिव्यू सुनेगा, क्योंकि आपने अभी तो यही बनाया बस। अब तो प्रेजेंटली सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आई है वो उसमें जो है वो हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कहे कि लार्जर बेंच तश्कील दो, तो लार्जर बेंच और लोगों को नॉमिनेट कर दें उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और ये बताइए, खत लिखा गया जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, उन्होंने एक फुल कोर्ट की दरख्वास्त की कि और बाकायदा मुतालबा किया इनफैक्ट कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत उन दोनों ने मीटिंग की, उसको फिक्स होना था, फिक्स नहीं की गई। तो ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से आज कोई बात हुई, क्या कोई मामला हुआ? जी नहीं, इस मीटिंग में कोई ज़ेर गौर नहीं है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बतौर वकील उनके खत के हवाले से? क्योंकि नए कानून से पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मौजूद था, वो दोनों कमेटी के रुकन थे, उन्होंने इजलास बुलाया और ये फैसला किया, और उनके ख्याल में केस फिक्स होना चाहिए था। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रेजेंटली तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं, तो उसमें तो वो अब फुल कोर्ट तो नहीं सुनेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को आइन प्रोवाइड करता है कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगी। वही बे एग्री या डिसएग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कौन सी प्रोविजन क्या मैं उसको ठीक समझता हूं या उसको सही है या मेरी नजर में प्रॉपर नहीं है। लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रेजेंटली तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी।